हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा के बारे में कि डेटा होता क्या है, इसको हम ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर सकते हैं एंड इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, डेटा क्या होता है। डेटा के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज एविडेंस और फैक्ट डिस्क्राइबिंग अ ग्रुप और सिचुएशन। यानी डेटा जो है किसी भी कोई भी फैक्ट हो सकता है या किसी भी ग्रुप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे मैं आपके क्लास के बारे में कहूं कि बताइए आप सारे बच्चों का वेट क्या है, तो कोई कहेगा मेरा 56 केजी है, कोई कहेगा मेरा 67 केजी है। इसी तरीके से आप बताएंगे। ये होगा एक तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा। कैसा डेटा होगा ये? क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। दूसरा, अगर मैं कहूं कि आप बताइए कहां से बिलोंग करते हैं, तो कोई कहेगा मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं, कोई कहेगा मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं, कोई बताएगा मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस के नाम यहां से निकल के आ रहे हैं। तो ये यहां पर आपके प्लेसेस के नाम भी किस तरीके का हो गए, ये भी एक डेटा हो गया जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। कैसा कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा। यानी डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ये कोई फैक्ट हो सकता है। यानी किसी भी कोई भी किसी भी ग्रुप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो होगी वो एक डेटा कहलाएगी। अब डेटम, डेटम जो है इस डेटा का सिंगुलर फॉर्म है। इसका अर्थ होता है सिर्फ एक फैक्ट। और डेटा जो शब्द है, जो वर्ड है, वो प्लूरल शब्द है और इसका बात होती है कि मोर देन वन फैक्ट। तो हमारा डेटा जो होता है वो मोर देन वन फैक्ट होता है। जैसे कि मैंने भी बताया कि हम यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं तो सारे बच्चों का वेट ले लिया, तो यहाँ पे किसी एक बच्चे का नहीं बल्कि सारे बच्चों का है। तो ये मोर देन वन फैक्ट है, इसलिए इसको डेटा कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक टाइप और होता है हमारा, एक होता है हमारा अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है हम जानते हैं इसको। Ungroup data is a type of data that has not been organized or grouped into specific categories। यानी कि जिसको ग्रुप ना किया गया हो, ऑर्गेनाइज ना किया गया हो स्पेसिफिक कैटेगरीज में। इट ऑल्सो नोन एज द रॉ डेटा और अनऑर्गेनाइज डेटा। इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट विदाउट एनी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फिर हम वही एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि अपने जो है क्लास का वेट बताइए, अपने हर बच्चे का वेट लिया, किसी का 75 आया, 50 आया, 65 आया, 63, 58, 69। इसको मैंने किसी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया है ना। जो है इसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, किसी भी चीज में ना ही मैंने कोई टेबल बनाई है, ना ही मैंने कहा है कि इसमें जो है ओबेस्ड बच्चे आएंगे या इसमें जो है कम जिनका वेट कम है, कोई कैटेगरी नहीं बनाई। बस मैंने क्लासेस के सारे बच्चों का मैंने एक इंफॉर्मेशन ले ली है। इंफॉर्मेशन किस चीज की है? वो इंफॉर्मेशन है आपके वेट की है। तो इसको हम कहेंगे अनग्रुप्ड डेटा। दूसरा हमारा आता है ग्रुप डेटा। पहले इसके हम कुछ एडवांटेजेस जान लेते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं अनग्रुप डेटा की। तो सबसे पहले तो बात यह है, सिंप्लिसिटी होती है। यानी कि इसमें सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया कि अरेंज कर दी, बस जो है इस पे लिख दिया है कि 75 है या 40 है या 50 है, ये बस लिखा हुआ है। तो अनग्रुप डेटा इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट एज इट present the raw data into its original form without any manipulation और grouping। यानी ना कोई इसमें ग्रुपिंग की गई है, ना किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं। जैसा आप लोगों ने बताया मैंने वैसे वैसे आपके वेट या आपका प्लेस ऑफ बर्थ या जहां के आप रहने वाले हैं वो मैंने लिख लिया, एक लिस्ट बना ली है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अनग्रुप डेटा अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी in the types of statistical analysis that can be performed as it can be used for both descriptive and inferential statistics। देखिए ये इसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसकी एडवांटेजेस भी है और ड्रॉबैक भी है। इस तरीके का डेटा होता है वो हमारा, हम जो है इससे बहुत आसानी से मोड निकाल सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आगे बढ़ते हुए। और लेकिन इसका मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें इसमें जो है हम स्टैटिस्टिक्स इसमें नहीं यूज कर सकते, हमें इसको ग्रुप करना ही पड़ता है। दूसरी चीज होती है स्पेसिफिसिटी। यानी हर बच्चा, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने हर बच्चे का लिया है, तो मैं कहूं कि एक बच्चा है जिसका नाम एक्स है, उसका वेट कितना आया, 75 आया, या उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इंदौर है। तो हर एक इंफॉर्मेशन यहां पे मौजूद होती है। हम बाय लुकिंग एट
एट द डेटा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अनग्रुप डेटा प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी एज इट प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। दिस कैन बी यूजफुल व्हेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पैटर्न्स और आउटलायर विद इन द डेटा। आउटलायर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी का वेट है तो नॉर्मली वेट 50 टू 60 रहा अगर देखा जा रहा है, लेकिन कोई बच्चा जो है बहुत दुबला पतला है वो 40 का है, कोई ज्यादा ओबेस्ड है तो वो 75 का है। तो ये जो दो नंबर हुए इन्हीं को हम कहते हैं आउटलायर्स कहते हैं। तो नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जितना भी चीज है यहां पर, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का मैंने यहां पर वेट मेजर कर लिया है, उनका प्लेस ऑफ लिविंग और बर्थ मैंने जो है इस पे अपने लिख लिया है। तो यहाँ पे कोई किसी इंफॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं होता है। इन अनग्रुप डेटा नो इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज वी हैव ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। इन केस ऑफ ग्रुप डेटा वी लूज द ऑब्जर्वेशन एज दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ क्लास इंटरवल। हम इसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि हम ग्रुप डेटा में किस तरीके से क्लास इंटरवल बनाते हैं और किस तरीके से वो डेटा हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक्यूरेसी होती है इसमें। Ungroup data provides more accurate result as it eliminates the potential of error that can occur when grouping and classifying data. Means कि इसमें हर एक चीज ना एकदम क्लियर तरीके से है, ग्रुप नहीं है कोई चीज कि बताइए 50 से और 60 के बीच में कितने बच्चे हैं या 50 से 55 केजी के बीच में कितने बच्चे हैं। तो इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, इसमें एग्जैक्ट चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरी चीज ये होती है कि इसमें सबसे पहली चीज ये निकल के आएगी कि डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और ट्रेंड्स इन द डेटा। हमारे पास बस रॉ डेटा मौजूद है जिसपे लिखा हुआ है 40 kg, 70 kg, 60 kg, तो इसमें क्या कोई पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको अरेंज कर देंगे 40 से 45 कितने बच्चे हैं या 55 से 50 तक कितने बच्चे हैं, तो हम एक पैटर्न निकाल सकते हैं, कोई भी चीज निकाल सकते हैं इसमें। नो सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नॉट सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जैसे कि मैंने आगे भी पीछे भी बताया था कि कुछ चीजें तो हम इसमें बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एज इट डज नॉट हैव क्लास इंटरवल। यहां पर जैसे मैंने अभी क्लास इंटरवल में इसको डिवाइड किया 40 से 45, 5 का मैंने क्लास इंटरवल लिया, तो ये चीजें यहां पर मिसिंग होती हैं। नो स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे ही रॉ लिखा हुआ है जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर लिख के दिखाया था आपको। एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट द डाटा इफेक्टिवली, यानी कि यहां पर चीजें प्रॉब्लम आती है कि सारा इंफॉर्मेशन अगर मैं हौश पौश करके सारा लिखा हुआ है सारी चीजें, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। द डेटा इज नॉट अरेंज इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। एक लिखा हुआ है डेटा तो ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। डिफिकल्ट टू फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। मोड तो हम कर लेते हैं फिर भी, लेकिन ये है कि मोड इसमें भी आसान, इसमें और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर 40 से 45 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 9 है तो हम कहेंगे भाई ये मोड इसी में आता है। इट टेक्स मोर टाइम टू फाइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अनग्रुप डेटा। देखो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैंने अभी इसके एडवांटेजेस में बताया था कि हमें पता तो चल जाती है स्पेसिफिक, लेकिन अगर 500 बच्चों का है डेटा हमारे पास तो हमें 500 ऑब्जर्वेशंस को देखना पड़ेगा, इंडिविजुअली हमें हर एक को देखना पड़ेगा। मिल तो जाएगी हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि ग्रुप डेटा में मिलती ही नहीं है, लेकिन मोर टाइम लगता है। इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन और इन्फरेंस फ्रॉम अनग्रुप डेटा। आसान नहीं है कि हम कोई कंक्लूजन निकाल दें कि इसका वेट, मीन वेट इतना है या इतने ओबेस हैं, तो ये चीजें होती हैं इसमें। चलो अब बढ़ते हैं हम ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज और ग्रुप, यानी कि हमने कोई कैटेगरीज बना दिया है, कोई ग्रुप बना दिया है, उसमें हम जो है डेटा को अपने डिवाइड कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज्ड डेटा और टेबुलेटेड डेटा, यानी कि इसको हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहेंगे, इसको हम टेबुलेटेड डेटा कहेंगे। इसमें टेबल की फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं इसको। इट इज अ वे टू प्रेजेंट रॉ डेटा इन मोर मीनिंगफुल एंड मैनेजेबल वे। ग्रुप डेटा इज टिपिकली यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वेश्चन अगर आए कि ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा में कौन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अच्छे से यूज होता है, तो वो ग्रुप डेटा, एज इट अलाउ फॉर इजियर कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो क्लास इंटरवल में हमने डिवाइड कर लिया कि यहाँ से 20 to 29 3 बच्चे हैं, 30 to 39 14 बच्चे हैं, कोई भी चीज ले लिया हमने,
किसी भी चीज को हम कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, वेट ले लिया हमने, हाइट ले लिया, कोई भी चीज ले लिया हमने, इसको अरेंज कर लिया कि हम टोटल बच्चे 100 हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, अगर 100 बच्चों का लिखा होता कि 20, 2 हैं, मतलब अगर 2 होते तो 20 इस तरीके से हमें लिखना पड़ता, लेकिन इसमें जो है चीजों को इस तरीके से लिख दिया गया। तो देखिए कितने 100 बच्चों का डेटा कितने आसानी से यहां पर आ गया है। तो ये इसीलिए इजी होता है हमारा यहां से कंक्लूजन ड्रा करना भी। अब इसकी एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। उसका भी सिंप्लिसिटी था, ये भी सिंप्लिसिटी है। वो सिंप्लिसिटी था कि जब अगर डेटा छोटा है तो हम इजीली सिंपल होता है, लेकिन जब डेटा अगर बड़ा हो जाएगा तो वो सिंपल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी देखा हमने, 100 बच्चों का डेटा कितने आसानी से हमने चीजों को अरेंज कर लिया। ग्रुप डेटा इज सिमिलर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट एज इट present the data in a more organized and manageable form. It also make it easier to identify patterns and trends within the data. हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स का भी इससे पता लगा सकते हैं। कॉम्पैक्टनेस, ये 100 बच्चों का डेटा था यहाँ इस टेबल में, और वो कितने आसानी से कॉम्पैक्टनेस तरीके से आ गया। अगर मैं उसको 100 बच्चों का डेटा लिखता तो कितना ज्यादा वो जो है जगह घेरता, और वो जो है उससे मीनिंग कोई ड्रॉ नहीं कर पाते। तो ग्रुप डेटा इज मोर कॉम्पैक्ट एंड टेक अप लेस स्पेस which make it easier to present and analyze large sets of data. Statistical analysis, जैसे कि मैंने भी बताया था कि हम statistical analysis कर सकते हैं। Group data is more appropriate for statistical analysis as it allow the calculation of measures such as mean, median, mode. नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड के बारे में कि किस तरीके से इनको फाइंड करते हैं। इजियर टू मेक कंपैरिजन, ग्रुप डेटा में कंपैरिजन हम कर सकते हैं। बेटर विजुअलाइजेशन, देखिए यहाँ पर जो है ये टेबल है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ चीजों का विजुअलाइजेशन है कि अगर हमें पता करना है कि भाई 59 कितने बच्चे हैं तो 8 बच्चे, चीजें अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो रही हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो चीजें विजुअलाइज नहीं हो पा रही हैं यहाँ पर कि कहाँ पर क्या चीजें, बस अगर यही बच्चे अगर मैं 100 को इस तरीके से लिख दूं तो चीजें अच्छे से विजुअलाइज नहीं होंगी। ये तो डेटा छोटा है इसलिए सिंपल दिख रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ग्रुप डेटा इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज एज इट टेक लेस स्पेस एंड एफर्ट टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि ये कम जगह लेता है। देखा आपने एक टेबल में 100 बच्चों का डेटा आ गया इसमें। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? लॉस ऑफ प्रिसीजन, यानी यहाँ पे प्रिसीजन का लॉस हो रहा है। सिंस ग्रुप डेटा इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग द डेटा इनटू क्लासेस, इट कैन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अगर मैं कहूं कि 22 पे कौन बच्चा है या क्या चीजें हैं, तो हम यहाँ 22 का हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बस हमें ये पता है कि 22, 29 3 बच्चे हैं, कहां पर है एग्जैक्टनेस हमें नहीं पता होती है, जो कि हमें पता होती है अनग्रुप डेटा में। हम एग्जैक्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप डेटा में नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ऑल द डेटा पॉइंट्स as some of data points may be excluded or grouped into a class with other data points that are not similar, जो कि मैंने अभी बात बताई। difficulty in identifying outliers, अभी जब मैंने बताया आउटलायर्स जैसे 20 से 29 तक था, तो इसमें 3 बच्चे हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा 21 के पास भी ना हो सकता है सारे बच्चे 27, 28, 29 के आसपास हो। तो हमें आउटलायर्स को फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है। Limited ability to calculate measure of central tendency. Group data make it difficult to calculate certain measure of central tendency such as mean, as the exact value of the data points are not known. Exact value, अब जैसे हमें उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई अलग फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अगर ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है, तो हम सिंपली उनको सम करेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो चीजें अलग अलग हैं अनग्रुप डेटा की और ग्रुप डेटा की। लिमिटेड एबिलिटी टू कंपेयर डेटा, आपने ऊपर पढ़ा होगा कि ये एडवांटेजेस में आ रहा था कि कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है चीजें। तो लिमिटेड एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कुछ टेस्ट हम उसमें भी परफॉर्म कर सकते थे, कुछ इसमें नहीं कर सकते। जैसे हम इसमें टी टेस्ट नहीं लगा सकते, जिसमें हम एज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट्स आर नॉट नोन। लेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमने जिस तरीके से हमने डेटा को ग्रुप कर दिया, जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, वो वैसा ही रहेगा।
with group data you can only make inferences based on the classes not on the individual observation। यानी हम क्लासेस के बेस पर तो कह सकते हैं कि आउटलायर जो है ये 20 से 29 के बीच में सिर्फ 3 बच्चे हैं, यानी और अगर हम कहते हैं कि 50 से 60 के बीच में 10 बच्चे हैं तो हम मोस्ट लाइज इन दिस इंटरवल। लेकिन हम एग्जैक्टनेस की बात नहीं कर सकते जो कि हम ग्रुप डेटा में अनग्रुप डेटा में कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करते हैं। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग रॉ डेटा बाय क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हमने कैटेगरीज बना दिया कि वेट क्या, कि कौन बच्चे का नॉर्मल वेट है, कौन ओबेस है, कौन जो है बॉर्डर लाइन पे है, कौन जो है कम वेट वाला है। दिस रॉ डेटा इंक्लूड्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अरेंजिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन। हमने बना दिया कि आउट ऑफ 100 में सबसे ज्यादा 99 को मिले हैं, फिर 98, फिर 97, इस तरीके से हमने इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। सबसे पहले तो चीज आती है, हम जब डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। हमने टेबल में ले लिया, नेम ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया कि XYZ 3 बच्चे हैं, इनका हमने हाइट ले लिया, इनका हमने वेट ले लिया। तो हम अभी हमारी टेबल की बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं, हम किस तरीके से टेबल को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ द रैंक ऑर्डर। अब हमारे दो तरीके की रैंक बनेगी, या तो असेंडिंग बनेगी या फिर डिसेंडिंग बनेगी। जैसे हमने लिया, ऊपर से ले लिया कि हमने 98 आए, 99 आए, फिर 97 आए, हमने ये तो हो गया हमारा डिसेंडिंग, नीचे की तरफ बढ़ते हुए हमने बना दिए। नेक्स्ट में हमने असेंडिंग में हमने ले लिया कि भाई सबसे पहले जो है जिसका वेट कम था 40 kg था, फिर 45 था, फिर 46 था। इस तरीके से जब हमने अरेंज कर दिए तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग को अच्छे से पता ही है, बताने की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हमारे पास बहुत सारा डेटा था, बहुत सारी चीजें थी, तो हमने कुछ कैटेगरीज बना दी जिसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के कोई इंटरवल है या कोई भी चीज है, जैसे हमने कहा कि आज जो है रेड कलर के शर्ट कौन कौन बच्चे पहन के आए हैं, तो हमने देखा कि 5 बच्चे पहन के आए, तो हमने लिख दिया 5। ग्रीन कितने पहन के आए, 6। ब्लू कितने लिख के आए, 7 बच्चे। तो इस तरीके से अब कौन कौन बच्चा पहन के आए, यहाँ पे ये चीज शो नहीं हो रही, बस ये चीज शो हो रही कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। अब इस चीज को हम टेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी चीज को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन आइदर इन ए ग्राफिकल और tabular format that displays the number of observation within a given interval। अब देखिए यहां पर मैं कोई इंटरवल भी बना सकता हूं। कोई मैंने ले लिया कि यहां पर 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके का मैंने कोई एक ग्राफ बना लिया कि यहां से 0 से 10 के बीच मान लो मार्क्स किन किन के आए, तो वो कह दूं मैं 5 बच्चों के आए। 10 से 20 के बीच में कितने आए, वो 20 बच्चों के आए। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज हाउ ऑफन अ वैल्यू अकर्स इन एन इंटरवल, यानी कितनी बार वो आती है उस इंटरवल में। वाइल द डिस्ट्रीब्यूशन इज द पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल। और डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, यह वर्ड है ना दो, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी हम कितने बार वो नंबर आया, और डिस्ट्रीब्यूशन इज द पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा। अभी तक तो हमने ऑर्गेनाइजेशन किया टेबुलर फॉर्म में, अब हम बात कर रहे हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में किस तरीके से हम डेटा को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अ ग्राफ इज द ज्योमेट्रिकल इमेज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत तरीके के ग्राफ है जो हम अभी देखेंगे, इस तरीके से आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, हम जिसको कहते हैं। हिस्टोग्राम इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल शेप के जो ये कॉलम्स इसमें होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क्स लिख दिए हमने या वेट लिख दिया। कोई भी चीज मैंने एक्स एक्सिस पे ले, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे वेट ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए। कोई भी चीज मैं इस तरीके से यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस में लिख सकता हूँ। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। द हिस्टोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर वेयर ईच बार रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ डेटा। यानी किस तरीके का डेटा है ईच बार रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में सिर्फ यही फर्क होता है कि बार डायग्राम क्वांटिटेटिव डेटा को और ये डिस्क्रीट
और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहूँ कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, रीड कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो मैं इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि डिस्क्रीट चीज़ें हैं या जो है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अब a bar graph is used to compare discrete or categorical variable in a graphical format, whereas the histogram depicts the frequency distribution of variable in a data sheet. Is it clear? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये जो है हिस्टोग्राम या बार की तरह ही, हिस्टोग्राम की तरह ही होते हैं, बस इसमें जो है मिड पॉइंट पे हम मिड पॉइंट लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट। यानी ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पहले हमने एक तरीके से हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, फिर हमने मिड पॉइंट ले लिए और फिर उन मिड पॉइंट को जोड़ते हुए इस तरीके से हमने कोई लाइन बना ली। इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी plotted against class midpoint. It is almost identical to a histogram, which is used to compare sets of data or to display a cumulative frequency distribution. It uses a line graph to represent quantitative data. Cumulative frequency क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम मीन, मीडियन, मोड इन सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑगिव। ऑगिव में क्या होता है, देखो इसमें क्या क्या लिया जाता है। सिर्फ इसमें चीज ये है कि एन ऑगिव चार्ट इज ए कर्व ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए फॉर ड्रॉइंग सच अ कर्व द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। ये बात यहां पे नोट करने की, यानी ऑगिव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। देन सच परसेंटेज आर क्यूमुलेटेड एंड प्लॉटेड एज इन केस ऑफ एन ऑगिव। ठीक है, यानी हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये परसेंटेज मार्क उसमें परसेंटेज उसमें होती है, परसेंटेज में निकाल के करते हैं हम टोटल फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट हमारा आता है पाई चार्ट। पाई, a pie chart is a type of graph representing data in a circular form which each slice of circle represent, यहां से थोड़ा सा कट गया है ये पिक्चर की वजह से, representing a fraction of proportion part of the whole. All slices of the pie add up to the mark, add up to make the whole इक्वलिंग 100% एंड 360 डिग्री। यानी कोई भी चीज ले लिया, जैसे आपने कहा, मैं कहूं कि आपका कोई पेपर आने वाला है जिसमें मैंने कहा कि 25% हुआ ना सर्कल, 25% तो इसमें आपका जीएस आएगा, 25% आपका इंग्लिश आएगा, 12.5% इसमें आपका मैथ्स आएगा और 12.5% इसमें आपका रीजनिंग आएगा और 25% इसमें आपका हिंदी आएगा या कोई भी जो लैंग्वेज आपकी मदर टंग है वो आएगा। तो ये जो चीजें हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम स्लाइस बाय स्लाइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पाई चार्ट। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। उसमें हम आपको निकाल के पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से मीन होता है फॉर ग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप डेटा, मीडियन होता है ग्रुप डेटा फॉर अनग्रुप डेटा, मोड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।